ओनली आपको अगर क्या मिल जाए, आपको ज्ञान मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, तो वही एनफ होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। एंड लर्निंग प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थिंकिंग, चिंतन। ये चिंतन, आप कौन से चीज़ के ऊपर चिंतन करते हैं या फोकस्ड करते हैं, इसका अल्टीमेट चीज़ मैं बोल सकती हूँ, थिंकिंग का अल्टीमेट चीज़ है फोकस। आप जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हो या फोकस करते हो, अपना दिमाग बहुत अच्छे से लगाते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, दैट मीन्स अवलोकन करते हो, एंड उससे समझते हो, दैट मीन्स ये आपका कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, जब भी अभी से पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही पढ़ेंगे, दैट मीन्स आप पूरा फोकस करेंगे एंड पढ़ेंगे, तो ये वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस होगा। अगर आप उसको कुकिंग भी कर रहे हो ना, कुकिंग भी अच्छे से देख देख के करते हो, तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप टीचिंग का काम करो, वो भी है, जैसे ड्राइविंग या फिर कुछ भी मेकिंग का आर्ट हो गया या फिर क्राफ्ट्स हो गए, तो आप लोग बनाते हो ना, तो उस टाइम पे भी यही होता है। हर एक चीज़ में लर्निंग है। जो भी आप आपके एनवायरनमेंट में देख रहे हैं एंड उससे नॉलेज ले रहे हो, वो लर्निंग प्रोसेस में आता है, बिकॉज उसमें आपका थिंकिंग एबिलिटी ज्वाइन करता है, पार्टिसिपेट करता है, एंड वो आपको हेल्प करता है, चिंतन प्रक्रिया के हेतु आपको सारा नॉलेज मिलता है या ज्ञान मिलता है। ठीक है, अभी देखिए इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि जितना हमें पता है कि थिंकिंग क्या हो सकता है, क्या क्या है नहीं है, वो मेंशन करेंगे। अभी थिंकिंग के बाद मीनिंग आता है, मीनिंग को लिखेंगे। डेफिनेशन मैंने दो दिया है यहाँ पे, तो डेफिनेशन करना है, एक है बिनेक, एक है मेयर। तो इन दोनों के ऊपर आपको डेफिनेशन देना है, तो मेयर बोल सकते हैं या फिर मायर बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाई लगता है तो मेयर होता है, यहाँ पे मायर बोले तो बेटर रहेगा, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन में मेयर ही है। ओके, अभी नेचर रहा, शॉर्ट पॉइंट्स रहेगा। हिंदी में ऑलरेडी मार्क दे दी हूँ, आप लोगों को नोट्स नहीं लिखना पड़ेगा, बुक में मार्क कर लो, हो जाएगा, उतना एनफ है। बट इंग्लिश का थोड़ा बुक अलग सा है, एंड वो बुक्स अभी तक आधे बच्चों को मिला नहीं है। एंड जो बुक्स सर ने ऑर्डर किया है, बिकॉज आपका जो पब्लिकेशन है लक्ष्मी पब्लिकेशन, वो बुक्स और वहाँ पे पब्लिश नहीं हुए हैं इस साल, अभी तक कोरोना पीरियड की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद पब्लिश्ड होगा, सो वो बुक्स आते आते बहुत टाइम लगेगा। तो सर ने दूसरे बुक्स मंगाए हैं, बट दूसरे बुक्स में मेरे पास 3-4 बुक्स हैं, उसमें से कुछ सर ने मंगाया था, नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये टॉपिक्स होंगे कि नहीं मैं बता नहीं सकती, सिलेबस बेस्ट है कि नहीं, तो उसके लिए मैं नोट्स दे रही हूँ। जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, टॉपिक जैसे मेंशन्ड है कि ये कंसेप्ट के बाद ये लिखना है, उतना ही आप लिखें, बेटर है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैंने नोट्स दे रही हूँ। अभी देखिए मैकेनिज्म मेंशन्ड है। मैकेनिज्म मीन्स कौन से प्रोसेस में होता है, यहाँ पे मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ भी थोड़ा बहुत बताऊंगी, जो कि ओटेट में एक सीओ शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ओटेट के लिए बोल रही हूँ, एंड सीटेट में उसके रिवाइज्ड वर्जन आता है, मैं वो भी बता दूंगी। सो उसके बाद आते हैं कि आपके पास ना टाइप्स कितने, मीन्स चिंतन के जो भाग है ना, वो बहुत टाइप्स के हैं, बहुत है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 10 टाइप्स मेंशन की हूँ, 10 टाइप्स को मेंशन की हूँ, 10 टाइप्स को याद कर लेंगे, तो एक ना क्वेश्चन कुछ मिल ही जाएगा आपको ओटेट सीटेट के लिए। ठीक है, सो अभी देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है, स्किन विजिबल है, यस और नो, बता दो पहले से। ओके ओके, थैंक यू। चलो इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं, दैट इज थिंकिंग क्या है, चिंतन क्या है। पीपल थिंक्स दैट ऑब्वियस, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है ना जो थिंक ना करे। तो ये जो चिंतन प्रक्रिया है, ये सबके लिए होता है, जैसे जन्मगत अधिकार होता है ना, बर्थ राइट जैसा, तो वह थिंकिंग भी वैसा ही है, बर्थ राइट जैसा है। मतलब आपको जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप बड़े हो रहे हो, तो सोचते सोचते ही बड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट करेंगे, थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, विद द इंक्रीज ऑफ ए थिंकिंग एबिलिटी आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, आपका एबिलिटी भी इंक्रीज होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्रेस चलता रहता है। तो इस प्रोग्रेस को क्या बोलते हैं बोले, ये प्रोग्रेस होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्यामितिक विकास। ज्यामितिक विकास भी है। क्या होता है यहाँ पे कि लीनियर विकास बोलने से या फिर सीधा सरल रेखा में अगर विकास बोलूं, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए, सपोज मैं डायग्रामेटिक आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज थिंक कर लो कि यहाँ पे आप बर्थ किए, ठीक है, आपका बर्थ है, तो यहाँ से आप प्रोग्रेस करो यहाँ तक, दैट मीन्स ये आपका एंड पॉइंट है, सॉरी,
एंड पॉइंट होगा, दैट मीन्स डेथ। सो बी टू डी को मूव करना है, तो यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, हम जितना ऊपर क्लास जाते हैं या फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्लासेस में जाते हैं तो उतना हमारा नॉलेज इंक्रीज करते रहता है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर प्लॉट किया जाए, सपोज थिंक कर लीजिए ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा होना चाहिए था, ऐसा सीधा सीधा रहेगा। बट ये एक्चुअली होता नहीं है। कैसा होता है ग्राफ, ग्राफ होता है ऑलवेज ऐसा, ठीक है। ग्राफ ऑलवेज कैसा प्लॉट होगा, लीनियर फॉर्म में प्लॉट नहीं होगा आपका, ऐसा प्लॉट करेंगे, ऐसा सीधा होगा। सो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आपका नॉलेज है या थिंकिंग एबिलिटी है, मैं टी मेंशन कर रही हूँ, टी बाई के, और थिंकिंग एबिलिटी को ओनली ले रहे, चिंतन का जो गति है उसके हिसाब से आपका विकास कैसा हो रहा है। तो वैसे देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, बड़े हो रहे हो, उसके साथ आपका विकास हो रहा है टाइम के गुजरते हुए। ये थिंकिंग जो एबिलिटी है ये भी आपका हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा। दैट मीन्स अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दे तो ये हो गया हाईएस्ट लेवल। तो ये सपोज 100 है, 100% के बाद और तो प्रोग्रेस नहीं होगा, तो यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन चले जाएगा। तो आपका बोल सकते हैं ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन्स आपका टाइम जैसे बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से आपका थिंकिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो ये आपका जो बर्थ से स्टार्ट हुआ थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करना, ये डेथ में जाके एंड होता है। ये विकास में आता है, वृद्धि में नहीं आता। दैट मीन्स ये डेवलपमेंट में आता है, ग्रोथ में नहीं आता। हम थिंकिंग को भी कैसे नाप सकते हैं, बाई फिजिकल वर्च्यू हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस में आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला फीलिंग्स आता है, या आप कोई चीज़ को समझते हो। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर कभी कभी करते हैं, हम इगोइस्टिक हो जाते हैं, कभी कभी हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो उस बेसिस पे आपका थिंकिंग एबिलिटी ही वर्क करता है। तो ये सारा आपका बिहेवियरल वे से शो कर रहा है, इसलिए मैंने बोला फिजिकल वर्च्यू। दैट मीन्स आपका जो आउटर अपीयरेंस है उसी में शो होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे थिंकिंग जो एबिलिटी है या चिंतन एक प्रक्रिया है, ये गुण सबके पास है। Every person has this unique characteristics, and this unique characteristics is compulsorily present in all living organisms, including animals and birds also। birds, animals, reptiles जो है, जो भी है, जिनके पास लिविंग कैपेसिटी है या फिर उनका सेल डिवाइड होता है, कोशिकाएं विभाजित होते हैं, उनका वृद्धि होता है, तो उनके पास एक कैरेक्टर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं उसके बाद। अच्छा, सो नेक्स्ट देखिए कौन सा लाइन मेंशन किया गया है। यहाँ पे मेंशन है ह्यूमन आर रैशनल बीइंग्स। अच्छा, ह्यूमंस ऐसा थिंक है जो कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचता है, रैशनल है, ठीक है। ये क्या होता है ना, यहाँ पे लॉज भी है, एथिकल वैल्यूज़ भी है, हमें कुछ कुछ नियम मानने पड़ते हैं सोसाइटी के, उसके साथ हमें सोसाइटी में एक ही टाइप का चीज़ें शेयर करना पड़ता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एंड उसके साथ हमारा थिंकिंग एबिलिटी भी होता है। तो यहाँ पे सिंपल से बोलूँ तो हम क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रैशनल बींग्स हैं, जो कि रैशनलिटी शो करता है, उसके साथ एबिलिटी टू थिंक है एंड रीज़न है। दैट मीन्स रैशनलिटी किसको कहते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ के बारे में बहुत डीपली थिंक करते हैं, एंड थिंक अबाउट दैट object or any person or any type of thought clearly and deeply. After that we find out the reasons why he or she use this word, or why he or she thinks just like that। ऐसे हम लोग जो बोलते हैं क्यों उसने ऐसे सोचा, क्यों ऐसा किया, तो उसके पीछे जो रीज़न निकालना रहता ना, ये हमारे पास ही स्पेशल कैरेक्टर है। ये ह्यूमंस के पास ही ये कैरेक्टर है कि वो ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों इंसान ऐसा कर रहा है, क्यों एक ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, क्यों एक एनिमल ऐसा कर रहा है। तो हम इतना कुछ सोच सकते हैं एंड रीज़न निकाल सकते हैं कि इसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। सो वी आर इन हायर लेवल, इसलिए हमें बोला गया कि हम ना हायर लेवल में आते हैं। ये पूरे वर्ल्ड को क्या बोला जाता है पता है, एक बड़ा सा इकोसिस्टम,
इको मीन्स एनवायरनमेंट एंड सिस्टम मीन्स जहाँ पे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है। जैसे घर को भी एक सिस्टम में हम काउंट कर सकते हैं, बिकॉज घर पे ना हर एक चीज़ आपके हिसाब से आप सजा के रखते हो, तो ये भी वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया। तो वैसे अर्थ भी है। अर्थ में सबसे हाईएस्ट लेवल में अगर इंटेलिजेंस पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ह्यूमंस आते हैं, बिकॉज ह्यूमन को हाईएस्ट लेवल का क्रिएचर माना गया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो कहीं पे भी कुछ थिंक कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, एंड उसका जो मेन रीजन है उसको निकाल के वो सॉल्व कर सकता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ आवर कैपेसिटी फॉर better thinking that we are superior to other animals in learning and in making adjustment। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि ये कैपेसिटी सबके पास नहीं होता, ओनली ह्यूमन बींग के पास होता है। इंटेलिजेंस या फिर थिंकिंग ये सबके पास है, बट थिंकिंग अगेन रीजनिंग के साथ या रीजन आउट करना, कोई भी प्रॉब्लम को सुलझाना, ये चीज किसके पास है? ये कैपेसिटी ह्यूमंस के पास है। ह्यूमंस इसलिए सुपेरियर है, सबसे बड़े हैं, इन्फेरियर नहीं है, सुपेरियर है। सबसे बड़े मीन्स ज्ञान में बड़े हैं, इंटेलिजेंस में बड़े हैं, थिंकिंग में बड़े हैं। सपोज आपके पास अगर कोई एक बड़ा एनिमल आ जाता है तो वो आपसे डरेगा नहीं, बट आप उससे कुछ मोमेंट तक बच सकते हैं, बिकॉज आपके पास उतना एबिलिटी है थिंकिंग का कि आप उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हो कि ऐसे कर ले तो हम बच जाएंगे, ऐसे अगर भाग जाए तो हम बच जाएंगे। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि हमारा साइज छोटा होता हुए भी हम कुछ बड़ा थिंक कर सकते हैं। वी थिंक बिग एंड वी डेफिनेटली क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्व एनी टाइप ऑफ इश्यूज। कोई भी इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास सबसे और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है एडजस्टमेंट। हम ना बहुत अच्छे से हर एक जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत मैक्सिमम 90% पर्सन्स एवरी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे जैसे गुजरता है उसके साथ आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट ओनली 10% ऑफ पीपल्स वो ट्राई नहीं करते एडजस्ट करने के लिए। उनका अपना ही एक रोल रहता है, उनका कैपेसिटी अलग है, तो उसको हम नेग्लिजिबल थिंक करते हैं। 90% मेजोरिटी में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? इन मेकिंग एडजस्टमेंट के लिए भी थिंकिंग है। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग आवर्स एंड इवन व्हेन वी आर स्लीप ड्रीमिंग वी आर थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट राइट नाउ? ठीक है, हम क्या कहते हैं ना, कहाँ कहाँ हम थिंक नहीं करते, चिंतन प्रक्रिया कहाँ कहाँ नहीं चलती है वो बता रहे। कहाँ कहाँ नहीं चलती मीन्स ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में समझे कि हम क्या क्या करते हैं। हम ना घंटों सोच सकते हैं। ठीक है, जब भी हम काम कर रहे हैं ना, उस टाइम पे भी हम सोच सकते हैं, अच्छे से हर एक चीज के ऊपर सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। ठीक है, इवन हम लोग जब सो भी रहे हैं तब भी हमारे माइंड में कुछ कुछ चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दो, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, कल मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम के बेसिस पे मैंने जो जो पढ़ा ना वो मेरे थॉट प्रोसेस में घुस गया, एंड उसका एक साइकिल चलता रहेगा कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। नींद में भी हम लोग वैसे करते रहते हैं, एंड इसलिए बोलते हैं स्लीपिंग मर्मरिंग होता है ना, या फिर स्लीप डिसऑर्डर होता है, जो कि नींद में चलते हैं उनके थिंकिंग की वजह से, या फिर नींद में बड़बड़ाना, बोलते रहना, वो सारी चीज़ें होते हैं ये थिंकिंग की, एक्स्ट्रा थिंकिंग की वजह से। ड्रीमिंग भी हम करते हैं उसी की वजह से। एक्चुअली होता है कि हम ड्रीमिंग इसलिए करते हैं, हर दिन हमें जो जो थॉट्स आते हैं वो फुलफिल नहीं होता, या फिर हम उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। तो उसके बेसिस पे हमारा ड्रीम आता है, एंड ये ड्रीम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके टाइमिंग कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप कोई भी टाइमिंग पे अगर नींद जैसा हो उसके अकॉर्डिंग। अभी आपका जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स किसी को रहता है ना, जैसे कि बहुत हल्के नींद में सोते हो, कोई रहता है बहुत ही डीपली वो सो जाते हैं कुछ ही टाइम के अंदर, तो इसके अंदर भी ड्रीमिंग का वेरिएशन आता है। तो आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो हल्के नींद में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, सो दैट आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हो। एंड आप जब बहुत ही गहरी नींद में रहते हो, मतलब डीप स्लीपिंग कर रहे हो, उस पीरियड में आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है ऑलमोस्ट थोड़ा रेस्टिंग पीरियड में रहता है, दैट मीन्स उस टाइम वो आराम कर रहा है, थिंकिंग आप नहीं कर रहे हो, तो थॉट प्रोसेस सारे बंद हो गए, तो उस वजह से आपको ड्रीमिंग नहीं होता है। इफ ड्रीमिंग हुआ भी देन आप भूल जाते हो, इतना सारा थिंकिंग है। मतलब ये है एक चिंतन प्रक्रिया में इतने सारे चीज आते हैं। अभी भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे दिमाग में, ऐसा एक भी टाइम नहीं होता है कि विदाउट थिंकिंग आप रह सको।
ठीक है? ऐसा एक भी टाइम नहीं है, आप खाते हुए, सोते हुए, इवन एक मूवी देखते हुए, कहीं पे जा रहे हो, तो आपके मन में ना कुछ चलते रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड चिंतन और थिंकिंग, ठीक है? इंट्रोडक्शन इतना पोर्शन है। इंट्रोडक्शन आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने समझा दिया, ये पॉइंट रहेगा। आपको जैसे टाइम पीरियड उसका बताना है, उसके वजह से ड्रीमिंग हो रहा है, आप सुपीरियर हो एंड आप रेशनल विंग हो एंड रीजन आउट कर सकते हैं, तो इतना चीज आपको लिखना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंग। Thinking is an activity concerning ideas, symbolic in characters, initiated by a problem or task which the individual is facing, involving some trial and error, but under directing influence of that problem or ultimately leading to a conclusion or solution of the problem. मैंने जो चीज़ बोला वही है, थोड़ा सा घुमा के हमने दिया। थिंकिंग क्या है? एक एक्टिविटी है। मैं बोलूँ चिंतन क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है। इसमें हम बहुत सारे आइडियाज यूज करते हैं, वी यूज, और दैट इज कंसर्निंग विथ मतलब डील विथ आइडियाज एंड सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं और सिंबॉलिक इन कैरेक्टर, सिंबल्स इन कैरेक्टर आप लोग यूज करेंगे। जैसे कि आपको अगर किसी को मैसेज करना रहता है तो आप क्या करते हैं, कुछ पीरियड में कोई सेंटेंस या वर्ड्स यूज नहीं करके इमोजीज का यूज करते हो, तो ये भी वन काइंड ऑफ इमोजीज। पहले इसको इमोजीज तो बोलते नहीं थे, इसको बोला जाता था कोई भी सिंबल। अभी ये सिंबल्स को हम डेफिनाइट एक वर्ड के प्रिफरेबल वे से प्रेजेंट करें, प्रिफरेबल वे से प्रेजेंट करें, दैट मीन्स इस वर्ड के इंस्टेड में मैंने इस इमोजी को डाला, ठीक है? जस्ट लाइक स्माइलिंग, लाफ्टर, लॉट्स ऑफ लव। तो ऐसे जो यूज किया जाता है ना, ये सारे सिंबल्स है। अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, अदरवाइज और क्या प्रोसेसेस में हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स कोई भी चीज में सब्सट्रैक्टेंड होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा या डिवीजन होगा, वो सारे प्रोसेस में यूज होगा। उसके साथ बार सिंबल है, बहुत सारे परसेंटेज का सिंबल्स आता है, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो सिंबल्स को बोलते हैं चिन्ह। सो ये चिन्ह जो रहता है, जो कि डेफिनाइट एक वे से प्रेजेंट करता है खुद को, तो उसको बोलते हैं अमूर्त चिन्ह। तो अमूर्त चिन्ह कुछ भी कैरेक्टर के लिए, कुछ भी विशेषता के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम को असाइन करता हो। मतलब सपोज आपके लिए ना एक काम है, आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, जो कि आपका माइंड रीड कर सकता है, ठीक है? जैसे कि हमारे माइंड में सबसे पहला क्या आता है, बोलिए? डेंजर का बात सुनते हैं तो वो क्रॉस वाला एंड वो क्या बोलते हैं, स्केलेटन का एक फोटो आता है माइंड में, ऐसे पिक्चराइज्ड हो गया है कि आपको पहले क्या आएगा, एक स्केलेटन का सर आएगा एंड उसमें एक क्रॉस लिखा रहेगा, डेंजर डेंजर डेंजर। तो ये जो पॉइंट आ गया ना, इसको बोलते हैं कि माइंड ने वैसा ही रिसीव किया, क्योंकि आप थॉट कर रहे हैं कि अभी डेंजर आने वाला है, प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है? अभी इसको कैसे फेस करना है, ये आपका थिंकिंग ही आपको बताएगा। आपको फेस करना है या फिर उससे भागना है, ये भी आपका थिंकिंग बताएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं ना, इन्वॉल्विंग सम ट्रायल एंड एरर। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर? ये एक कंसेप्ट है जो कि आप लर्निंग टीचिंग में पढ़ेंगे। तो लर्निंग टीचिंग में थॉर्नडाइक का एक कंसेप्ट है। थॉर्नडाइक अभी आपने इंटेलिजेंस में पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगेन मैं ये वर्ड आया बोल के बता रही हूँ। ट्रायल एंड एरर मीन्स आप बार बार कोशिश करेंगे, अगर कोशिश में नाकामयाबी रहती है देन उस कोशिश को आप दोबारा करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपका गोल अचीव करना है, दैट मीन्स ट्रायल एंड एरर। तो वहाँ पे ना एक कंसेप्ट था बिल्ली का, ठीक है? कैट के ऊपर किया गया था, एक कैट को हमने पिंजरे में बंद कर दिया, दैट मीन्स केज में उसको डाल दिया। डाल के उसके एक लीवर होते हैं, लीवर मीन्स यहाँ पे LEVER, लॉक टाइप का, एंड उस लॉक को बहुत अच्छे से हमने कर दिया एंड छोड़ दिया। अभी कैट ना बहुत भूखा है, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, हंग्री कैट। सो ये हंग्री कैट को और भी हम क्या करेंगे, उसके अंदर कौन सा रिस्पॉन्स आता है उसको शो करने के लिए या देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, हमने क्या किया, केज के बाहर में, पिंजरे के बाहर में एक प्लेट में कुछ मछलियाँ रख दी, ठीक है? फिर से इसको मैंने प्लेट्स में रखा एंड अरेंज करके वहां पे रख दिया सामने। अभी क्या होगा, कैट फिश को देख के खाने के लिए चाहेगा कि मैं, मुझे भूख लगा, मैं खाऊंगा। तो वो क्या करेगा, वो कैच से बाहर निकलने को ट्राई करेगा। अभी कैच तो ओपन नहीं है, अभी कैसे निकलेगा? सो वो क्या करे, बहुत सारा ट्रायल्स करेगा। तो क्या ट्रायल्स हैं,
हम ट्राई करते हैं, जब तक हमारा कपड़ा फिट नहीं रहता तब तक हम कोशिश करते हैं ना, मॉल जाते हैं या कहीं पे कपड़े ट्राई करते हैं, तो वैसे ये भी ट्राई करेगा जब तक अच्छा से वो ओपन ना कर ले या फिर खाना ना खा ले, तब तक ये ट्राई करेगा। तो मैक्सिमम टाइम उसके जो पॉज है, दैट मीन्स उसके जो उंगलियों में ऐसे नाखून से बड़े बड़े से होते हैं ना, पंजा हम बोलते हैं, तो उससे वो ऐसे स्टार्ट करेगा क्या करना, स्क्रैच करना। ठीक है, स्क्रैच जब कर रहा है वो लीवर ओपन नहीं कर पाया, ओनली स्क्रैचेस कर रहे हैं, तो ये हो गया फॉल्स ट्रायल्स, इसको बोल सकते हैं एरर, गलतियां कर रहा है। बाई चांस में वैसा करते करते उसका ना हाथ, मतलब उसके जो लेग्स आप बोलते हो, तो पहले वाले जो पोर्शन को एज ए हम लोग हैंड यूज करते हैं वो लेग्स यूज करता है, तो उससे वो किया बाई चांस उसका ओपन हो गया लीवर, दैट मीन्स लॉक ओपन हो गया एंड उसने गेट खोल लिया एंड खाना खा लिया। तो ये हो गया मैक्सिमम ट्रायल्स करने के बाद एरर्स जो रहेगा वो रेक्टिफाई होता है एंड आपको अपना गोल मिल जाता है। इसी को बताने के लिए थॉर्नडाइक ने ये कंसेप्ट किया था, तो उसी चीज को यहाँ पे भी इन्वॉल्व किया गया है, इन्वॉल्विंग सम ट्रायल एंड एरर, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर तो यहाँ पे रहेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बेसिस पे ही आप ट्रायल एंड एरर करेंगे, अदरवाइज ऐसे फॉल्स ट्रायल करके क्या करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो आपका प्रॉब्लम जैसा है उसी की डायरेक्शन, वो जैसा आपको इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसी के बेसिस पे आपको करना है एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू ए कंक्लूजन। उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हो तो ये कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे, जहाँ पे आपको लास्ट रिजल्ट मिलेगा या सोल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम का। तो ये होता है थिंकिंग, ये थिंकिंग का पूरा साइकिल है। थिंकिंग का साइकिल्स को और भी अच्छे से हम इसके नेक्स्ट में मैकेनिज्म में समझ जाएंगे, जो इसका प्रोसेस है, पूरा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में स्तर के हिसाब से दिया गया है, कितने स्तर है, कितने स्तर में हम समझेंगे उसके हिसाब से। तो इतना क्लियर है, यस और नो? ओके, चले अभी डेफिनेशन पे आता है। थिंकिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करंट लर्निंग इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपके पास दो टाइप का चीज रहता है, थिंकिंग रहता है। एक रहता है कि आप प्रेजेंट डे में क्या थिंकिंग कर रहे हो, और एक रहता है कि प्रीवियसली आप जो थिंक कर चुके हैं, दैट मीन्स वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में है या फिर माइंड में फिक्स्ड है। जैसे कि हिंदी बच्चे हैं, आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ ज्ञान है ऑलरेडी, क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ाई किया है तो ऑलरेडी है। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ऊपर रहता है, सबके पास वैसा ही है। जितने भी ह्यूमन क्रिएचर्स हैं, सबके पास ये कैपेसिटी है कि प्रीवियसली उन्होंने जो जो किया, दैट मीन्स वो एक जॉब के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू से भी आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के तौर पे आपके पास फिक्स रहा। सो इस एक्सपीरियंस को आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, दैट मीन्स सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति, अभी के परिस्थिति पे, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप लर्निंग के हेल्प से, ठीक है, लर्निंग के हेल्प से, पढ़ाई के हेल्प से, पढ़ाई के साथ ज्ञान का, नॉलेज के हेल्प से, आपका पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आप मिल के आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके जितने भी आइडियाज है ना, थॉट प्रोसेसेस है, उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, दैट मीन्स सजाओगे, अगर नहीं सजा फिर से सजाओगे। सो ये हो जाएगा एक थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग ऑलवेज पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ आपका रिसेंट जो वातावरण है, अभी का परिस्थिति है, उसी के ऊपर निर्भर करके ये थिंकिंग एबिलिटी आता है। जैसे कि अभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ थिंक तो आप कर रहे होंगे, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है ना, तो ये पढ़ाई के साथ रिलेटेड है, ये टॉपिक के साथ रिलेटेड है, तो ये हो गया वन काइंड ऑफ थिंकिंग। ठीक है, सो इसको किसने डिस्कवर्ड किया, बिनेक, बिनेक ने इसको डिस्कवर किया 1968 में। देन थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप, और एक मैंने बताया मेयर का, दैट इज थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप विच प्रोवाइड्स फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत इजी है, थिंकिंग मतलब चिंतन, चिंतन जो प्रक्रिया है ना, ये एक परसेप्चुअल रिलेशनशिप है। अभी परसेप्चुअल क्या है, आपके ना दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं या फिर दो टाइप के थ्योरीज थॉट्स भी होते हैं।
क्या क्या? एक होता है कंसेप्चुअल, दूसरा होता है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल जहाँ पे आप कोई चीज़ को रिसीव करते हैं, वो कोई भी फॉर्म में रहे। कोई एक फ़ोन को देख रहा है, फ़ोन को देखते हुए कोई चीज़ को वो नोटिस किया, दैट मीन्स वो रील्स देखता हो या फिर ट्विटर में कुछ मैसेजेस देखता हो या इंफॉर्मेशन देखता हो, कहीं पे भी कुछ देख रहे हो और आप सीख रहे हो उससे, तो ये हो गया परसेप्चुअल। मीन्स ये छोटे छोटे टुकड़े में होंगे, दैट मीन्स दीज आर इन स्मॉल पीसेस। ये छोटे छोटे पीसेस में होंगे, एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं, एंड इसको आप डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं परसेप्चुअल। कंसेप्चुअल क्या होता है? अभी कंसेप्ट को समझना है, दैट मीन्स ये थ्योरी के बारे में आपने पूरा ज्ञान रखा, तो ये हो गया एक टॉपिक के बेसिस पे आपने पूरा ज्ञान रखा, तो ये इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल। तो परसेप्चुअल, कंसेप्चुअल। अभी और एक चीज बताऊं कि परसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल में रिलेशन क्या है। तो कंसेप्चुअल के अंदर ही आता है परसेप्चुअल, ठीक है। परसेप्चुअल नैरोअर थिंग में आता है, कंसेप्चुअल बिगर टर्म में टॉपिक्स बेसिस पे आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन किया गया, थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपका चिंतन प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकेंगे। सो थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप which provides for the solution of the problem, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेचर में, उसका नेचर क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज एसेंशियली ये कॉग्निटिव एक्टिविटी। अभी कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो बोल सकते हैं ज्ञान के बेसिस पे मानसिक मानसिक विकास है या फिर बुद्धि का विकास आप बोल सकते हैं। तो कॉग्निटिव मीन्स होता है कोई चीज़ के बारे में जानना, टू नो अबाउट एन ऑब्जेक्ट और टू नो अबाउट एन डिफरेंट एलिमेंट्स बोल लीजिए या फिर डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट थॉट्स, ऐसा हो सकता है जिससे आपको नॉलेज मिले। सो ये एसेंशियली कॉग्निटिव एक्टिविटी है। दैट मीन्स जब भी आप कुछ सोचते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तब भी शुरू हो जाता है। थिंकिंग ऐसा है, चिंतन ऐसा है, ठीक है। नंबर 2, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस। हमें क्या चाहिए, हर एक चीज़ का एक शेष होता है ना, आदि होता है या अंत होता है। सो ये जो अंत होना है ना, अंत के लिए भी डायरेक्शन चाहिए होता है। विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट अचीव योर गोल, और विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट अटेंड योर एंड प्रोडक्ट। सो आपको एंड प्रोडक्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका पाथ निर्धारित नहीं है, दैट मीन्स एक डेफिनाइट राह पे आप नहीं चल रहे हो, डेफिनाइट रास्ते पे आप नहीं चल रहे हो, तो आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए बोला गया कि इट इज ऑलवेज, इट इज मीन्स थिंकिंग, थिंकिंग ऑलवेज क्या होता है, डायरेक्टेड टू अचीव, ऐसा डायरेक्शन देता है, दिख निर्धारण करता है जिससे आपको एंड प्रोडक्ट मिले, आदि मिले या अंत मिले। उसके साथ आपका जो भी पर्पस है, मतलब आप किस लिए ये काम को कर रहे थे, इस चीज को हासिल करने के लिए, ये आप इसको पाने के लिए, तो ये कंप्लीट करता है इसके थ्रू, ठीक है। नंबर 3, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये कैसा है, एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। दैट मीन्स थिंकिंग के थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये आपके एक गुण जैसा है जिसमें आप कोई भी समस्या को समाधान कर सकते हो, तो ये बोल सकते हैं ये विशेष गुण समस्या को समाधान करने के लिए है, ठीक है। इट इज ए सिंबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पे हम बहुत सारे चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया सिंबॉलिक एक्टिविटी। इट इज मेंटल एक्सप्लोरेशन, फिफ्थ पॉइंट में हूँ, इट इज मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। अभी दो टाइप का एक्सप्लोरेशन का टर्म यहाँ पे यूज किया गया। फर्स्ट वन इज मेंटल, सेकेंड वन इज मोटर। मोटर मीन्स जहाँ पे आप मूवमेंट करते हो, मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। आपका हैंड एंड लेग्स मूव करता है, आपके नेक पोर्शन भी मूव करते हैं, तो ये हो गया मोटर एक्सप्लोरेशन। कोई चीज़ का आप उद्भावन कर रहे हो बट चलते हुए,
तो वो हो गया मोटर एक्सप्लोरेशन। अभी मोटर एक्सप्लोरेशन के लिए आपका थिंकिंग एबिलिटी का काम उतना ज़्यादा नहीं है। थिंकिंग एबिलिटी कब एक्टिवेट होता है या फिर स्टार्ट होता है, ये मेंटल एक्सप्लोरेशन के टाइम पे। दैट मीन्स जब आपका बुद्धि का आप नियोजन करते हैं, दैट मीन्स कहीं पे कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे आपको ना कोई आइडिया लगाना है, तो उस बेसिस पे आप मेंटल एक्सप्लोरेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मेंटल एक्सप्रेशन क्या होता है, वन काइंड ऑफ थिंकिंग एबिलिटी ही है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे थिंकिंग निकाल सकते हो या फिर चिंतन प्रक्रिया को आप सोच के क्या कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हो गया। नेक्स्ट नंबर 6, इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। अभी देखिए आप ना एक प्रॉब्लम में है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चिंता कर ही रहे हो, चिंतन प्रक्रिया चल रही है आपकी, पर उसी टाइम ना उस प्रॉब्लम से बड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया। अभी उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आपका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा छोटे प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम को। इसलिए बोला गया ये शिफ्ट होता है, मतलब अपना पोजीशन चेंज करता है वेरी रैपिडली, बहुत ही तेजी से। दैट मीन्स एक राह पे था क्योंकि उसको लग रहा था ये प्रॉब्लम बड़ा है तो उसको सॉल्व कर रहा था, बट उससे भी अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस राह को छोड़ के दूसरे राह पे आना पड़ेगा, तो शिफ्ट वेरी रैपिडली। देन लास्ट, इट इज इंटरनल एक्टिविटी। ये आपके बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है, अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल, आपके बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो इसको कहते हैं इंटरनल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हाँ, हाँ माइंड से रिलेटेड है, बट वहाँ पे नर्व्स आ जाएंगे ना, आपका नर्वस सिस्टम आता है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। बट थिंकिंग एबिलिटी सबसे बड़ा है, सुपेरियर है। तो यहाँ पे बोला गया कि आप स्पेसिफिकली, अच्छा थिंकिंग एबिलिटी में जैसे आप रात को सो के कुछ विचार कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, तो इस टाइम पे तो आपका मोटर कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा ना, दैट मीन्स आपके हैंड लेग्स पूरे शांत है, रेस्ट पीरियड में है। तो इस वजह से थिंकिंग एबिलिटी को हाईएस्ट मोड पे रखा गया। इसलिए इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन, मोटर में सब कुछ नहीं आता बट मेंटल में सब कुछ आएगा, हम ऑल ओवर देख रहे हैं, तो मेंटल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट मैकेनिज्म में चलते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ना आपके पेडागोजी रिलेटेड भी है। पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये मतलब सारी ईयर्स में ये आता ही है, कंपलसरी टॉपिक है, एंड एंट्रांसेस में भी आता है, प्लस आपके जो पेडागोजी पेपर है उसमें फिक्स्ड है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। हाँ, ये न्यू स्टूडेंट आपका 15 मार्क्स का है, तो आपका भी वही है सेम। पेडागोजी जिनका भी है उनमें ये क्वेश्चन सेम रहता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम्स एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ब्लूम्स एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, उन्होंने ये डिस्कवर किया। सो उनका कंसेप्ट को यहाँ पे हार्पली हमने मेंशन किया, थिंकिंग के अकॉर्डिंग ओनली कॉग्निटिव पार्ट को लिया, बट उनके कंसेप्ट में ना 3 पार्ट्स आते हैं, एक आता है कॉग्निटिव और एक आता है इफेक्टिव एंड लास्ट आता है साइकोमोटर। तो इसको हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग ऑलरेडी उस चीज़ को अगेन पढ़ेंगे किस में, पेडागोगी में, तो उसको नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे, उसके बाद हम पूरे लेवल्स को जाएंगे। पहले हमेशा डायग्रामेटिक चलेगा। देखो क्या मेंशन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, अभी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या क्या पॉइंट्स है देखिए, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है टोटल, मैंने 6 पॉइंट्स मेंशन किए, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। एंड इस डायग्राम को हिंदी बच्चे आप लोग भी इंग्लिश में लिखेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव भी करना है ना, थोड़ा आपको अट्रैक्टिव भी करना है, तो इसको आप चेंज मत करिएगा प्लीज़, एंड इसको इंग्लिश में ही लिखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें देखिए आपके बुक्स में भी इंग्लिश में मेंशन है, इसी वजह से कि वो भी चाहता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, बिकॉज आप लोग टीचर्स बनने वाले हो, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कल के पॉइंट्स में भी हमने पढ़ा था, प्रीवियसली वी मेंशन्ड एज वेरिफिकेशन। इवैल्यूएशन को हमने वेरिफिकेशन बोला था। ठीक है, सिंथेसिस मीन्स जेनरेट करना, उद्भावन करना।
ठीक है। और मतलब वो कौन सा आ गया, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन, हाँ, प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ये 4 पॉइंट कल के पार्ट में हमने पढ़ा था। किस में पढ़ा, क्रिएटिविटी में पढ़ा हमने, आपका सृजनात्मकता उसमें पढ़ा था। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे स्टेजेस और 2 बढ़ गए। पहले है नॉलेज को एक्वायर करिए। तो प्रिपरेशन स्टेज पे आप क्या कर रहे थे, हर एक नॉलेज को आप ले रहे थे। ये हो गया नॉलेज का पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्टली भी मैंने मेंशन किया है, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, लिस्टिंग, लोकेटिंग, नेमिंग। यहाँ पे ना छोटे छोटे वर्ड से ही इसको डिफाइन कर दिया गया कि आप क्या करते हो, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका जो नॉलेज है ना, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप याद करते हो, रिकॉल करते हो, मेमोराइज करते हो। उसके बाद डिस्कवरी, कोई चीज़ को उद्भावन करना या इन्वेंट करना, एक्सप्लोर करना। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, कोई चीज़ को एनालाइज करके अवलोकन करना, ठीक है, समझना उसको। लिस्टिंग, अभी जो जो आइडियाज़ हैं उसको आप लिस्ट डाउन करेंगे, मतलब लिख के रखेंगे कहीं पे। लोकेटिंग, अभी कौन से आइडिया को कहाँ पे लगाना है उसको देखोगे। एंड लास्टली नेमिंग, आप नाम दोगे, ठीक है। तो ये नॉलेज का बात है। अभी देखिए, आपको पढ़ाई का नॉलेज है, पढ़ाई का नॉलेज आपको किस वर्क में हेल्प करेगा, एवरीवेयर में हेल्प करेगा। बट पढ़ाई का नॉलेज आप ड्राइंग में हेल्प करेगा क्या, नहीं। बट बिकॉज आपने आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ा या फिर आपने साइंस पढ़ा, तो साइंस तो लिंक नहीं है आर्ट्स के साथ। हाँ, उस बेसिस पे लिंक नहीं है। जैसे कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे साइंस को अभी कोई फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ क्या, लॉ यूज कर सकती हूँ क्या, नहीं। उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसे में इंटरनली वो कनेक्टेड है ही, सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड रहते हैं। तो अभी एक चीज़ का इंफॉर्मेशन आप दूसरे चीज़ में यूज़ करोगे, तो उसको स्पेसिफिक नेमिंग करना पड़ता है, नामांकित करना पड़ता है, कि नाम से हमने इसको अंकित कर दिया कि ये चीज़ यहाँ लगेगा, ये चीज़ यहाँ लगेगा। इंफॉर्मेशन शिफ्ट होते रहते हैं। मेरा इंफॉर्मेशन आपके काम में आया, आपके डिफरेंट काम में आया, वैसे ही आपका इन्फॉर्मेशन मुझे और कोई काम में हेल्प करेगा। तो वैसा चीज़ रहता है यहाँ पे, डिफरेंट थिंग्स के ऊपर जो आइडियाज़ है उसको हमने नेमिंग किया, अपने ज्ञान को हमने क्या किया, नेमिंग में लगाया, नामांकित करने के लिए। अभी नॉलेज के बाद क्या आता है, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन को अगर सिंगल वर्ड में हमने बताया यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग, समझना, ठीक है, समझना। अभी कोई चीज़ को समझना अलग अलग पॉइंट में मैं बताती हूँ। दैट इज, मैं जैसे कोई चीज़ को समझ रही हूँ, तो मेरा बेसिक थिंग है कि आप मुझे जो भी बता रहे हो, तो उसको ना मैं अपने हिसाब से पहले चेंज करती हूँ, ठीक है, फिर उसको समझती हूँ। जैसे आपने बोला कि मैम ऐसे पढ़ाइए, तो ऐसे अगर पढ़ना है, तो उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है उसको लेने के लिए पहले मेरे माइंड को आपके इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या होता है ना, माइंड में हर एक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपने जो लिखा उस लैंग्वेज में तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड माइंड में या ब्रेन में आप बोल लीजिए, वन काइंड ऑफ सेल रहता है, मेमोरी सेल। तो वो उसे ट्रांसलेट करता है एंड उसको समझने को ट्राई करता है, ठीक है। अभी समझ लिए, समझने के बाद हम क्या करेंगे, समराइजिंग। समराइज कब करते हैं, सम मीन्स क्या है, SUM मीन्स ऐड करना। जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो गए, आइडियाज़ हो गए, जो जो चीज़ आपने समझा ना, उसको ऐड करते हुए चले, लिखते हुए चलिए। जैसे कि मुझे इतने कंसेप्ट को पता चला, मैं लिख ली। उसके नेक्स्ट मोमेंट में 5% और भी मैंने इसको समझा, उसको भी ऐड कर ली। उसके नेक्स्ट मोमेंट पे और भी मैंने हाफ पेज को समझा, उसको भी ऐड कर ली। तो ये हो गया समराइजिंग, ऐड करते हुए चलना। देन डेमोन्स्ट्रेटिंग, आपके पास जो नॉलेज है, जिसको आपने समराइज किया, जिसको आपने ट्रांसलेट किया, उसको आप यूज करेंगे किसी को समझाने के लिए। या डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिग, जो आपको डायरेक्शन देते हैं ना, दिग या दिशा बोलते हैं, दिशा दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेटर रहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग करेंगे। एंड लास्टली डिस्कसिंग करेंगे, मतलब उसको डिस्कस करेंगे, आपके नॉलेज को या फिर आपके ज्ञान में जो आपने यूज़ किया समराइज करने के लिए, उसको हम यूटिलाइज करेंगे कौन से फॉर्म में, एक्सचेंज करके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके या डिस्कस करके, ठीक है। ये कंप्रीहेंशन पॉइंट है। अभी कंप्रीहेंशन के बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या मेंशन करना है, सपोज मैं अगर
छोटे से पॉइंट में बताऊँ ना, एप्लीकेशन होता क्या है, अप्लाई करना, टू अप्लाई, कहीं पर भी अप्लाई करो। जो आपको नॉलेज मिल गई, यहाँ से कुछ मिला नॉलेज, उसको आपने ऐड करके बहुत बड़ा कर दिया, उसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन में। अभी एप्लीकेशन में क्या होगा, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, मैनिपुलेटिंग, डिजाइनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ये लास्ट में आएगा। बट उससे पहले ये दो पॉइंट देखिए, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, जो नॉलेज आपके पास है उसको आपने यूज़ किया। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या को समाधान करने का विधि, जो उसमें आप क्या करोगे, कोई भी समस्या को पहले देखोगे एंड उसको देखने के बाद उसको सॉल्व करने को ट्राई करोगे स्टेप वाइज मैनर पे, स्टेप वाइज मैनर पे। तो उसमें भी आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कौन से आइडिया को कहाँ लगाएंगे, उसको विचार करना पड़ता है। अभी विचार करने के बाद इस चीज़ को आप कहाँ पे लगाएंगे, एप्लीकेशन के बाद रिजल्ट क्या आता है उसको तो चेक करेंगे ना, तो वो हो गया एनालिसिस, उसको ऑब्जर्व करना। जैसे एग्जामिनर्स रहते हैं वैसे ही टाइप का, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है पैटर्न्स को, कि आपने सही तरीके से इस आइडिया को यहाँ पे लगाया या नहीं, या फिर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपके विधि के हिसाब से पूरे संभाले हुए हैं या बिखरे हुए हैं, उसको देखिए, रिकॉग्नाइज करिए कौन से पैटर्न में होता है, उसको बोलते हैं ट्रेंड। आप जैसे पढ़ते हो ना, या फिर कहीं पे मेंशन होता है रील्स में भी, ट्रेंडिंग वन, ट्रेंडिंग टू, बस बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम पैटर्न भी बोल सकते हैं। पैटर्न है, एक ही टाइप के पैटर्न में ऐसे वर्क चल रहा है, या डांसिंग चल रहा है, या सिंगिंग चल रहा है, तो उसको हम पैटर्न को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद जो आइडियाज़ हैं उसको सिर्फ समझेंगे, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ समझना है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जेनरेट करना, कोई चीज़ को जेनरेट करने को हम बोलते हैं सिंथेसिस। अभी देखिए सिंथेसिस में क्या आया, जो आपके पास कंसेप्ट था ना, उसको हम अभी कौन सा कंसेप्ट बोलेंगे, ये अभी ओल्ड हो गया, ठीक है, ये ओल्ड कंसेप्ट है। अभी ओल्ड कंसेप्ट से न्यू कंसेप्ट या न्यू आइडियाज आपको जेनरेट करना है, ओल्ड टू न्यू, उसको चेंज करना। जैसे होते हैं ना, आपके कपड़े पुराने हो गए तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो एंड न्यू कपड़े पहनते हो। वैसे ही जो आपके पास पहले से एग्जिस्ट करता है जो नॉलेज, वो ओल्ड नॉलेज है। अभी आप उसी ओल्ड नॉलेज के बेसिस पे, बिकॉज ये फाउंडेशन है, आपका घर का जैसा फाउंडेशन रहता है ना, जहाँ से आप घर बनाते हो, अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होता है, घर टूट जाएगा, अर्थक्वेक आया या कुछ हुआ तो वो घर टूट जाएगा। तो वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन चाहिए, तो यहाँ पे भी ओल्ड नॉलेज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उसके बेसिस पे न्यू आइडियाज़ आप जनरेट करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो, मीन्स अरेंज कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स बनाना। जैसे गाना कंपोस्ट किया जाता है, गाना बनाना, वैसे कंपोजिंग कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम इमेजिनिंग में डाल सकते हैं, उसको लेके कुछ न्यू आइडियाज़ थॉट करके इमेजिनिंग कर सकते हैं। इन्फरिंग मीन्स समझना, या फिर उसके अंदर कौन सा न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको समझ सकते हैं। मॉडिफाई करना, प्रेडिक्ट करना मीन्स पहले से हम जैसे निर्धारण तो नहीं कर सकते, फिर भी हम सोच सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो इसको प्रेडिक्टिंग करना। कंबाइनिंग, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। तो ये सारा चीज़ हमारा सिंथेसिस में होता है, ठीक है। एंड लास्ट में बताऊंगी दैट इज़ इवैल्यूएशन। अभी इवैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए, दैट इज़ इवैल्यूएशन में आपने जो जो चीज़ यूज़ किया ना, उसका एग्जामिन किया जाएगा, जजिंग करेंगे, जजमेंट देंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं, रेटिंग करेंगे। होता है ना, जैसे आप कहीं पे खाने जाते हो तो आपको क्या बोलता है, रेटिंग करने के लिए कोई ऐप, आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रेटिंग करना रहता है, या कपड़े खरीदो वहाँ पे भी रेटिंग करना रहता है। तो यहाँ पे भी आप जो जो न्यू नॉलेज को यूज़ किए हो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, रिकमेंडिंग या रेटिंग या जजिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड कंपैरिजन, और कंपैरिजन करेंगे किसके अंदर, जो भी ओल्ड आइडियाज़ थे, न्यू आइडियाज़ थे, उसके बेसिस पे। सो हमें एक आउटकम्स मिलेगा, मीन्स रिजल्ट मिलेगा, एंड प्रोडक्ट आदि मिलेगा, अंत मिलेगा।
ठीक है? सो ऐसे करके आपका थिंकिंग प्रोसेस चलता है। ये थिंकिंग प्रोसेस का पूरा साइकिल है। यहाँ पे बीच-बीच में आप एरो मार्क भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज़ ऑलवेज़ याद रखिएगा, ये नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है। ये ब्रॉडर सेंस से स्टार्ट होगा, देन थोड़ा नैरो, नैरो, नैरो करके पूरा लास्ट तक बहुत पतला हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। इतना है। समझ आया? प्रोसेस समझ आया? येस और नो? ओके। हाँ, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। हाँ, उसको नहीं लिखना है बिकॉज़ वो रिवाइज़्ड फॉर्म में आ गया ना, तो रिवाइज़्ड फॉर्म में सेपरेट क्वेश्चन है आपका, वो आपके सेकंड ईयर में आता है। फर्स्ट ईयर में आपको ओरिजिनल वर्ज़न लिखना है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में आपका बुक में मेंशन्ड है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। सेकंड ईयर के लिए आपको रिवाइज़्ड वर्ज़न चूज़ करना है, ठीक है? ओके। अभी देखिए टाइप्स में आ गए, कितने वैराइटीज़ में है। टोटल यहाँ पे 9 हुआ एंड सिंगल यहाँ छूट गया है। सो एक्स्ट्रा टोटल मैंने 10 लिखा है। सो क्या-क्या नाम है ऑलरेडी हमने 2 पढ़ चुके हैं। कल ही मैंने समझाया था कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो आई होप वहाँ से भी आप लिख लोगे तो हो जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए। सबका ओनली डेफिनेशन है एंड कुछ वर्ड्स को मैंने मेंशन किया है, एग्ज़ाम्पल्स दिया है समझने के लिए। ठीक है? अगर आप समझ गए देन एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से जो भी दे सकते हो, मेंशन कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक वो मेंशन करो, आप चलेगा उस बेसिस पे, थिंकिंग के बेसिस पे। अभी देखिए टाइप्स ऑफ थिंकिंग के पहले तो नाम याद रखिए, ठीक है? शॉर्टकट करिए CDR, LPC, CLP। शॉर्टकट याद रहा, CDR, LPC, CLP। ठीक है? सो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा काउंटिंग करने में हेल्प हो जाएगा एंड आप याद रखेंगे। सो यहाँ पे मेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग मेंशन कर दिए। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वो दोनों तो कल भी आप लोग पढ़ चुके हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या था, डाइवर्जेंट का मतलब क्या था, मैंने पहले भी कल बताया था। डाइवर्ज हो रहा है, डाई वर्ड आ गया ना, डाई मीन्स होता है टू, तो टू मीन्स यहाँ पे आइडियाज निकलेंगे, जेनरेट होंगे, रिफ्लेक्टिव टाइप के थिंकिंग होंगे। यहाँ पे जो चिंतन प्रक्रिया है ये बहुविध है। दैट मीन्स एक पॉइंट से, एक बिंदु से आरंभ होंगे एंड बहुत सारी एरिया में मूव करेंगे, बहुत सारे एरिया में ये मूव करेंगे। सो इसको बोलते हैं बहुविध चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग दैट इज बहुत सारे पॉइंट से ये सारे आइडियाज आ रहे हैं बट एक ही पॉइंट पे आके सब जुड़ जाएंगे, ठीक है? एक पॉइंट पे आके केंद्रित करेंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। मेनी पॉइंट से वन पॉइंट को आना दैट इज कन्वर्जेंट, एक पॉइंट से मेनी पॉइंट्स को जाना दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक है? एक विध बहुविध, इतना आपको पता है ऑलरेडी। उसके बाद और कितना रहा, 8 रहेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे 9 मेंशन की हूँ, एक छूट गया है, वेट, एक छूटा हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग मेंशन नहीं है इसलिए मैंने 10 काउंट किया, एक छूटा हुआ है, 1 2 3, बट मेंशन यहाँ पे की हूँ क्रिटिकल थिंकिंग। सो प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेटर रहेगा, ठीक है? थर्ड पे आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? अभी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, इन इट्स मोस्ट बेसिक एक्सप्रेशन, in its most basic expression, critical thinking occurs when students are analyzing, evaluating, interpreting, or synthesizing information and applying creative thought to form an argument, solve a problem, or reach a conclusion. Critical, बहुत ही मैं क्रिटिकल वे से सोच रही हूँ। क्रिटिकल मीन्स ये क्वेश्चन ना बहुत क्रिटिकल लग रहा है, मीन्स आपको वहाँ पे आपका ना चिंतन जो प्रक्रिया है ना या फिर थिंकिंग एबिलिटी है उसको डीपली फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से एनालाइज करने के लिए, सोचने के लिए, उस क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए एंड उसमें क्या क्रिएटिव आइडियाज जोड़े जो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है? जैसे कि मैथ्स सबको डिफिकल्ट लगता है, तो एक ऐसा जैसे हम लोग क्लास 8 9 10 में मैथ्स करते थे तो बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो उसमें क्या होता था, एक मैथ्स को पकड़े, अच्छा ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, तो क्या करेंगे, पहले उसको बार बार पढ़ेंगे,
एनालाइज किया, समझ लिया, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे कि उसके अंदर लिखा क्या है, एक्चुअली उसका सल्यूशन क्या मांग रहा है, उसके लिए एग्जामिन कर लिए। उसके बाद आइडिया को सिंथेसाइज करके वहाँ पे लगाया, यूज़ किया, अप्लाई किया, व्यवहार किया, तो उससे हमें पूरा सल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम का। तो इस बेसिस पे होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे आते हैं। रिफ्लेक्शन आप जानते हो, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? आप रिफ्लेक्ट करेंगे, मिरर में देख रहे हो ना, आप ऐनक में देख रहे हो, तो ऐनक से आपका जो प्रतिबिंब होता है, दैट मीन्स आपका इमेज होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। या फिर आप जैसे सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, उसके पूरे किरण को ये कर देता है, उसको बहुत ही अच्छा हिंदी वर्ड आ रहा है, विखरित करना। ठीक है, दैट मीन्स पूरे बिछा देना, ऐसा टाइप का कुछ मीनिंग रहता है। अच्छा, तो उसके प्रकाश को प्रकाश करना, वैसा टाइप का। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स, चला गया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन्स टेकिंग द बिगर पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस। अगर हम थिंकिंग के अकॉर्डिंग आते तो रिफ्लेक्टिव क्या होता है, बहुत ही ब्रॉडर सेंस है, एक बड़े पिक्चर को पकड़ो एंड उसको अच्छे से समझो हर एक पॉइंट से। इट मीन्स ट्रूली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड और व्हाट यू डिड एंड व्हाई दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप एक जॉब में जाना चाहते हैं, आपका एक ड्रीम जॉब तो कुछ होगा, उस ड्रीम जॉब को आपने ड्रीम क्यों बोला? बिकॉज एक बड़ा कुछ आपने सोचा, आपका एम आपने बड़ा कुछ फिक्स किया। ठीक है, उसको आपने सोचा एंड उसको अच्छे से समझा कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, इस पॉइंट में पहुँचना है। तो उसको समझने के बाद आपने ये क्या ट्राई किया कि आप समझना चाहते हो कि आपने क्या समझा पहले, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना है, या फिर क्यों आपके लिए ये जॉब या ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। कौन सी चीज़ें? देखिए, दिस ऑफन इंक्लूड्स, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें अंतर्गत है। कौन सी चीज़ें हैं? जस्ट लाइक फीलिंग्स, डिलीविंग इनटू योर फीलिंग्स। डिलीविंग मीन्स आपके अंदर लाना। आप क्या किए? जस्ट लाइक आपके अंदर में जो आपके मेमोराइज यूनिट्स हैं, मेमोरी यूनिट्स हैं, या फिर आपका मन है, उसके अंदर ये सारे चीज़ें रह जाती हैं, फीलिंग्स, रिएक्शंस एंड इमोशंस। उस काम के साथ या फिर वो उस पर्टिकुलर जॉब के साथ, एक्टिविटी के साथ आपका फीलिंग्स, रिएक्शन एंड इमोशंस। आपके इमोशंस मीन्स सांवेगिक, सांवेगिक जो भाव है उसको आप जोड़ते हो, आपके फीलिंग्स को जोड़ते हो, एंड प्लस आपका जो व्यवहार है, आप जो एक्सप्रेस करते हो, उसको भी जोड़ते हो। Reflective thinking is essentially an analogy to looking at a reflection in a mirror. तो मैंने जो पॉइंट पहले बोला था एग्जाम्पल, अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, जब आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड खुद को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो? आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड आप अपने ही इमेज को देख के बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं कहाँ पे था एंड मैं आज कहाँ पे हूँ। ये होता है प्रॉपर रिफ्लेक्शन वाला थिंकिंग। तो इसे हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मेंशन किए। ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बाद आता है लैटरल थिंकिंग। लैटरल मीन्स साइड बाय साइड थिंक करना। अभी देखिए कैसा है, डायग्राम देखिए, एक पिक्चर मैं दिखा रही हूँ। तो ये पिक्चर में देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सपोज ये जो एक ब्रॉडर वाला वर्ल्ड जैसा कुछ दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पोर्शन है आपका एक प्रॉब्लम है, ये सारा एक एक प्रॉब्लम है। तो दो पाथ यहाँ पे हमने चूज किया है। पहला पाथ क्या है, ये देखिए, पहला पाथ में क्या मेंशन किया गया कि पहला पाथ में पर्सन आराम से एक रास्ते से एक एक स्टेप को क्रॉस करते हुए आ रहा है, ये लीनियर पाथ है। ये कौन सा पाथ है? लीनियर पाथ है, मीन्स एक ही रास्ता है, देखिए और कोई रास्ता ही नहीं है। ये आपका सल्यूशन है। अगर मुझे सल्यूशन तक पहुंचना है तो प्रॉब्लम को फेस करते हुए गुजरना पड़ेगा। पहला पाथ, सॉरी, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ में मुझे सल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मूव करूंगी मैं एक के बाद एक, तो मुझे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा। आइदर मैं यहाँ से फेल्यूर हो जाऊँ तो रिटर्न हो जाऊंगी, अदरवाइज मैं सक्सीड हो गई तो मैं जंप करूंगी अगेन, मुझे सोल्यूशन मिल जाए।
राइट। तो ये हो गया लीनियर पाथ में, बट लीनियर पाथ में कोई लैटरल थिंकिंग आता ही नहीं है। लैटरल मीन्स होता है पार्शिक। पार्शिक मीन्स पार्श्व। आपके हैंड्स को ना हम पार्श्व बॉडी बोलते हैं, या फिर पार्श्व शरीर बोला जाता है। पार्थिव शरीर नहीं बोल रही हूँ मैं, पार्श्व शरीर मीन्स आपके साइड। ठीक है। अभी आप कोई चीज को अगर साइड वाइज थिंक करें तो कैसे करेंगे, देखिए क्लियर करने दीजिए, मैं बताती हूँ। हाँ, नेक्स्ट डायग्राम को चलिए, ये हो गया नेक्स्ट डायग्राम। अभी इसमें क्या मेंशन है, देखिए आपके पास पहले के टाइम पे यहाँ पे एक लीनियर था, बट यहाँ पे क्या हो गया ना, ये स्टेप्स ऐसा है, बट आपको दो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से साइड होके इधर चले जा सकते हो, प्रॉब्लम को बिना फेस किए पहले सोल्यूशन देख के आते हैं, फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आइदर और एक रास्ते से इधर चलते हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम के पास नहीं पहुंचेंगे, प्रॉब्लम को छोड़ के भी दो रास्ते हैं। उस दो रास्ते को, सॉरी, दो रास्ते के अंदर भी अगेन क्या होता है, कंपटीशन रहता है। क्या कंपटीशन है, ये रास्ता जैसे मैं थिंक कर लीजिए, ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। अभी पहले रास्ते के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, पहला सोल्यूशन में बहुत जल्दी पहुंच सकती हूँ। ठीक है। बट दूसरे रास्ते को मैंने अगर सिलेक्ट किया तो मुझे बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, बट थोड़े लेट में मिलेंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बैकअप प्लान्स रहते हैं, ऑलरेडी हमारे पास कुछ फिक्स्ड आइडियाज रहते हैं कि हम अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, उस प्रॉब्लम को अगर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर उस प्रॉब्लम में हम फंसे तो हमारा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर लाइफ का कुछ बहुत बड़ा चीज़ खराब हो जाएगा, तो हम उसे फेस नहीं करना चाहिए, साइड बाय साइड मूव करना चाहिए। एंड हमें चाहे वो थोड़ा धीरे ही क्यों ना हो सोल्यूशन मिले, बट सोल्यूशन के पास पहुंचना चाहिए। आइदर 1 से चलो या 2 से चलो, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो चलेगा, बट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम के पास नहीं जाके आप सोल्यूशंस के पास जाएंगे, थोड़ा मेहनत करने के बाद। सो ये लैटरल है, देखिए ये साइड बाय साइड आ रहा है, ये सीधा लाइन पे नहीं जाना है, साइड बाय साइड आया, ये पार्श्व गति किया। पार्श्व गति मीन्स आपके साइड से गया, साइड से गुजरा। तो ऐसे चीज के लिए हम इसे बोलते हैं लैटरल थिंकिंग। ठीक है। अभी क्या मेंशन क्या है उसको देखते हैं। वही चीज मेंशन है, जो चीज यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिया है वही चीज मेंशन यहाँ पे भी किया गया है कि कैसा क्या होता है। सो अभी देखिए, लेटरल थिंकिंग इज अ मैनर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। यहाँ पे ना इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोच होता है, मीन्स आप कोई भी प्रॉब्लम को पहले रीजन आउट करते हैं, क्या कारण हो सकता है इस समस्या का, इस समस्या का कारण अगर ये है तो इसका कोई एक विशेष सोल्यूशन तो होगा, मीन्स विशेष इसका कोई एंड होगा या आदि होगा, अंत होगा, जिसको हम करने से हमें बहुत अच्छा क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, उत्पादक, उत्पादक मिलेगा, दैट मीन्स उसका रिजल्ट मिलेगा। सो दैट रिजल्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, अगर वो लीनियर होता, स्ट्रेट लाइन में मूव करते तो वो डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको इनडायरेक्ट जाना है। एंड ये एक क्रिएटिव अप्रोच है जहाँ पे आपको क्रियाशील बनना पड़ेगा, मीन्स काम करने पड़ेंगे, काम करने से ही आपको ऑब्वियस मिलेगा। ये रीजनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, आपको जो रीजन मिलते हैं ना, हो सकता है कि ये आपको सडनली नहीं मिले, कुछ टाइम लगेगा, काम करने से कुछ टाइम के बाद मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे क्या है, स्टेप वाइज मैनर पे आपको ट्रेडिशनल वे पे लॉजिक लगा लगा के जाना है, काम करते हुए जाना है, प्रॉब्लम्स को छोड़ के साइड से गुजरना है। तो इतना हो गया लैटरल थिंकिंग। अभी लैटरल थिंकिंग के बाद नेक्स्ट चलते हैं परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। अभी मैंने परसेप्चुअल बोला था, ये हमारे रिसीव मतलब हम क्या देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसको याद रख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। दैट मीन्स ये ना आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, दैट मीन्स आपके आईज ईयर हो गए, या फिर स्पेशली आप कोई चीज़ को स्मेल कर रहे हो तो वो हो गया सूंघने का कैपेसिटी जो हम बोलते हैं, या फिर जीभ से टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका जो बॉडी के ऊपर एक कवर है स्किन, वो आपको हेल्प करता है। ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प करते हैं आपके परसेप्शन के लिए, कोई चीज़ को ग्रहण करने के लिए। अभी देखिए
सो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्क्रीट एंड एक्चुअल इवेंट्स होते हैं, दैट मीन्स स्पेशली आपके बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ होता है। यहाँ पे आप इमीडिएटली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, छोटे छोटे चीज़ को ग्रहण करते हैं, एंड उसके अंदर कौन सा चीज़ अच्छा है बुरा है आप डिसाइड कर दो। जस्ट लाइक यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर थिंकिंग को बोला जाए, स्मॉल चिल्ड्रंस आर मोस्टली बेनिफिटेड बाय दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं या फिर देखते हैं तो उससे बहुत कुछ लर्न करते हैं, वो होता है परसेप्चुअल। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर एक बच्चा होल्ड करता है पेन को या पेंसिल को, तो उसको पहले वो देखता है, मुंह में डालता है, तो उससे वो कुछ कुछ समझता है कि इसमें क्या होता है या क्या करता है, उस बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा क्या है, कॉन्क्रीट है, एंड इसको बोल सकते हैं परसेप्चुअल। कॉन्क्रीट के ऑपोजिट में क्या आएगा, कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, इट डजेंट रिक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। कोई भी काम का क्या वैल्यू है, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ोगे तो उसका एक्चुअल क्या शेप है, साइज है, इसके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है इस कंसेप्ट के लिए। कंसेप्चुअल मीन्स कोई भी आइडियाज को आप क्या कर रहे हो, जेनरेट करो। कहाँ से जेनरेट करेंगे, जहाँ से हम बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से, या एनवायरनमेंट को देख रहे हैं तो एनवायरनमेंट से। कोई भी टॉपिक के बेसिस पे आपका थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बट कंसेप्ट वाइज यहाँ पे क्या हो गया, परसेप्चुअल थिंकिंग यहाँ पे काम नहीं आएगा। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कंसेप्चुअल थिंकिंग परसेप्चुअल थिंकिंग से भी बड़ा है। परसेप्चुअल थिंकिंग आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताता है, बट कंसेप्चुअल थिंकिंग आपको मोटिवेट करता है कि आप कोई न्यू चीज या न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज को डिस्कवर कर सके, न्यू आइडियाज को जेनरेट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और इन्वेंट कर सके। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल बताती हूँ ना, क्या एग्जांपल है बताइए। आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग पढ़े थे। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग आपका किनका कंसेप्ट है, गार्डनर का। सो हार्वर्ड गार्डनर ने ये मेंशन किया कि आपको ना लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप है आपका, क्योंकि आपने फैमिली से ही लैंग्वेज को लर्न किया। वैसे ही आपको ग्रिप है ड्राइंग में, आर्ट में, इंटरपर्सनल एबिलिटीज में, इंट्रापर्सनल एबिलिटीज में, ये सारा नॉलेज है आपको। तो ये सारा नॉलेज परसेप्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल है। आपको कैसे बिहेव करना है ये आपका फैमिली आपको बताता है, उसके बाद आपको सोसाइटी बताता है, उसके बाद आप सोसाइटी में स्कूल में जाते हो तो स्कूल में लर्न करते हो। तो ये सारे कंसेप्चुअल है, एंड उसको आप रियल लाइफ में यूज करते हैं प्रैक्टिकली, सो दैट आपको एक्चुअल उससे बेनिफिट मिले। परसेप्चुअल बोलने से कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ो, कोई भी वस्तुओं को पकड़ो और उससे नॉलेज लो, वो परसेप्चुअल हो गया। ठीक है, कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल। अभी देखिए क्रिएटिव थिंकिंग, पहले भी बोल चुकी हूँ, क्रिएटिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ये कोई चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या न्यू आइडियाज़ लगाने के लिए होता है, तो इट रेफर्स टू द एबिलिटी फॉर ओरिजिनल थिंकिंग। आपको ओरिजिनली थिंक करना है कोई चीज़ के बारे में, आपका न्यू फॉर्म में आपका न्यू आइडियाज़ लगाना है, टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग न्यू, कोई नया चीज़ निकालने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। इट इज़ द एबिलिटी टू इंटीग्रेट द वेरियस एलिमेंट ऑफ द सिचुएशन इनटू ए हार्मोनियस होल टू क्रिएट समथिंग नोवेल। सो यहाँ पे होता है ना, हार्मोनियस मीनिंग होता है कि सेम सेम वे से चलना, आपका लाइफ हार्मोनियस है, दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट है प्रॉपर हो रहे हैं, एंड आपका ग्रोथ भी धीरे धीरे चल रहा है, बट सेम वे से चल रहा है। आप 2010 में जैसे थे वैसे ही बिहेव 2020 में भी करोगे, क्योंकि आपका ग्रोथ में कोई डिफरेंसेस आया नहीं, ऐसा चीज़ है। ठीक है, आपका ग्रोथ में खास डिफरेंस आएगा नहीं, जो भी चल रहा है समांतराल गति में चलेगा, समांतर होके चलेगा। उसमें अगर आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट के अंदर कितना डिफरेंस है वो चेक करना चाहते हैं, तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो जैसे आज आपका प्रोग्रेस, बॉडी वेट 5 साल पहले 40 kg था, तो अभी भी 5 साल बाद 40 kg है, तो ये हो गया समान टाइप का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्रिएटिव आइडियाज लगाना है, न्यू एलिमेंट्स को जोड़ना है। सो छोटे छोटे न्यू एलिमेंट्स को जितना जोड़ेंगे उतना एक बेसिक बड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड दैट बेसिक इंफॉर्मेशन किसके वजह से आया, क्रिएटिव थिंकिंग के वजह से आया।
ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स बेसिस पे आता है कॉग्निटिव एक्टिविटी डायरेक्ट टुवर्ड्स सम क्रिएटिव वर्क्स जस्ट लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट गैलरीज में अपने आर्ट्स को प्रेजेंट करना, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग एक्टिविटीज, या फिर नोबल राइटिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्रिएटिव थिंकिंग में आते हैं। देन लॉजिकल थिंकिंग, इतना क्लियर है? जितना मैंने पढ़ा है क्लियर है? ये सुन लो। अच्छा, और दो है, दो है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? इट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर रीजंस फॉर बिलीव्स, कंक्लूजन, एक्शंस और फीलिंग। इतना भी छोटा याद रखेंगे ना चल जाएगा। क्या है लॉजिकल थिंकिंग? लॉजिक लगाना, तर्क करना। अब तर्क कब करते हैं? जब आप सोचते कि आप सही है, ठीक है, आपको बिलीव है कि ये चीज पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, that time you think that your thinking ability is just like a logical, और ये लॉजिकल वैल्यूज देता है। सो इट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव मीन्स ज्ञान के साथ आता है, नॉलेज के साथ, मेंटल एबिलिटीज के साथ। तो ये ना ऑलवेज रीजन ढूंढता है किसी चीज को बिलीव करने के लिए, कंक्लूजन ढूंढने के लिए, मीन्स एंड प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, एक्शंस मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप ये काम क्यों करेंगे, जो हम मन में आता ना थॉट, अरे मैं ये काम क्यों करूं, क्यों जो बोलते हैं हम लोग ना, वाई जो हम लोग यहाँ पे यूज किए, तो वाई होता है लॉजिकल। थोड़ा सा हम लॉजिक वहां पे लगाते हैं, इसलिए ये वाई वाला क्वेश्चन मार्क आया। फीलिंग्स के ऊपर भी बैड है या गुड उसके अकॉर्डिंग ही जानते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन। यहाँ पे ड्राइंग मीन्स कोई भी चीज को बनाना नहीं है, इसको बोलते हैं आकलन करना। दैट मीन्स उससे ड्रॉ आउट करना, निकाल के लाना, निचोड़ के लाना। दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन को आपने पूरा निकाल के लाया बेस्ड ऑन एविडेंसेस, एविडेंस के बेसिस पे, सूत्रों के मुताबिक, जैसे बोला जाता है ना, जो सूत्र आपके पास है, जो भी ओरिजिनल एंड क्वालिटेटिव एविडेंसेस आपके पास रहते हैं, उसके बेसिस पे ही आप कोई चीज का कंक्लूजन निकालते हैं। सो इट इज फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड थिंकिंग। ये आपके पूरे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, दिशा भी दिखाता है। ये पूरे थिंकिंग को, आपके चिंतन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हेल्प करता है। तो रीजनिंग अगेन ना 3 टाइप्स के होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंशन है बिकॉज आप जानते हो एंट्रांस के बेसिस पे मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, तो उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा थोड़ा है। तो रीजनिंग आपके 3 टाइप्स का है। फर्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग, फिर आता है डिडक्टिव रीजनिंग, और एक आएगा एबडक्टिव। रुकिए, ये हो गया, यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे डिडक्टिव, एंड 3 इधर रहेगा, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे रहना चाहिए, हाँ ये 3 हो गया एबडक्टिव। एबडक्टिव। सो इंडक्टिव डिडक्टिव आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर इंडक्टिव बोला गया दैट मीन्स ये क्या होगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्ट टू होल। छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट को जाना, छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट को जाना, ये होता है इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव, इन कर रहे हैं आप, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इन किया, किसी चीज में घुसे आप, सो इन करने के लिए आपको इंडक्टिव चाहिए, तो पार्ट टू होल। अभी डिडक्टिव में क्या होगा, आप बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट को आएंगे। आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा था, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल के अकॉर्डिंग, वही पॉइंट है। सो यहाँ पे बहुत बड़े पॉइंट्स में आप हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उससे आप बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स में जा रहे, भाग किया हुआ जो पॉइंट्स है, नॉलेज है उसके पास। सो आपको डिटेल्ड कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लास्ट, एब्डक्टिव reasoning. It is cognitive process often involves both inductive deductive arguments. एब्डक्टिव क्या होता है, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, मतलब कुछ पॉइंट के लिए, कुछ प्रॉब्लम के लिए, एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है, पहले तो आपको जाना पड़ेगा इंडक्टिव वे से, मतलब पार्ट टू होल में, देन होल टू पार्ट में आना पड़ेगा, इसलिए एब्डक्टिव दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। लास्ट आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। अभी ये ना एक स्किल प्रोसेस है, जैसे आप लोग न्यू न्यू स्किल सीखते हैं, किसी को कंप्यूटर का स्किल होगा, किसी को कुकिंग का, किसी को हेयर स्टाइलिंग का, कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स रहते हैं ना, वैसे ये भी एक टूल है, स्किल है, प्रोसेस है, ठीक है। ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक स्किल एबिलिटी है, जिसके थ्रू आपको कुछ
चीज़ मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगा? जैसे आइडियाज़ मिलेंगी, चिंतन प्रक्रिया मिलेगा कि आप इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने गोल या लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सो इट इज़ अ स्किल बिकॉज़ वंस यू हैव लर्न्ड इट, यू कैन यूज़ इट रिपीटेडली। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, अगर वन टाइम के लिए भी इसको आप लर्न कर लिए, दैट मीन्स सीख लिए कि कैसा करना है, सो आप ना इसको रिपीटेडली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक द एबिलिटी टू राइड ए साइकिल, जैसे आप साइकिल चलाना पहले नहीं सीखे थे, बट आप एक टाइम ना गिरते गिरते साइकिल सीख गए। ठीक है? सो इसके बाद आप हर दिन साइकिल चलाना पसंद करेंगे एंड साइकिल चलाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल है, नंबर्स और स्पीक ए लैंग्वेज, और नहीं होगा, ऑफ होगा, प्लीज करेक्शन कर दीजिएगा, नंबर्स ऑफ स्पीक लैंग्वेज। सो आप क्या कर रहे हैं ना, आप बहुत लैंग्वेजेस जानते हो, तो ये लैंग्वेजेस सीखने के लिए आप मदर से तो ये सीख नहीं पाएंगे, बिकॉज मदर एक या दो लैंग्वेज बोलते हैं, बट आप बाहर जाते हो, बाहर में आप मल्टीपल लैंग्वेज लर्न करते हो। सो आपको बहुत टाइम प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज से। ठीक है? अभी उस लैंग्वेज को आप सॉल्व करने के लिए मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते हैं एंड आप एट लास्ट आपको बहुत सारे लैंग्वेज हो जाते हैं। सो आप कोई भी प्रॉब्लम में खुद को एंगेज करते हो पहले, फिर उसके बाद अपने आइडियाज़ को लगाते हो, गोल्स को अचीव करते हो, जो भी एक्सपीरियंस रहता है उसके थ्रू ऑब्स्टेकल्स जो बाधाएं रहती है उसको हटाते हो। ये पॉइंट है, इतना है, उसी को और भी ज़्यादा है। एंड ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया, व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग। एंड हिंदी बच्चे आपके बुक में ऑलरेडी फर्स्ट में मैंने टिक किया है, उसी क्वेश्चन को ऑन करिएगा। ठीक है? उस पीडीएफ में मेंशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग। थिंकिंग से आप क्या समझते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग जो है उतना देंगे, नेचर देंगे एंड गिव ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ थिंकिंग। जितना भी टाइप्स ऑफ थिंकिंग अभी आपने पढ़ा 10 टाइप्स का, उतना मेंशन करेंगे। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 या 16 मार्क्स का। के लिए है 16 मार्क्स का, बट ए के पास 15 मार्क्स का होना चाहिए, बट ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस साल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है? तो ये आप ओनली वन टाइम रीड करके रख दीजिएगा, नोट्स बनाए ना बनाए, वन टाइम रीड करके रख दीजिएगा, बिकॉज एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एंट्रांसेस बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज इसमें से जो जो पॉइंट अभी पढ़ा ना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पढ़ा, लेटरल थिंकिंग, ये सारे पेडागोजी में फिर से आएंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर है?